गाइज़ ये क्वेश्चन जो है हम केस जो पढ़ रहे हैं, ये पेपर जो है मेरे पास, ये एग्जैक्टली जो पेपर कंसिडर होता है अक्टूबर नवंबर 19 का पेपर है। 22 वेरिएंट है ये। अक्टूबर नवंबर 19 का पेपर 22 वेरिएंट कंसिडर करते हैं। बेसिकली बोल रहा है व्हाट इज़ द करेक्ट अबाउट स्कैरसिटी। स्कैरसिटी होती क्या चीज़ है? स्कैरसिटी का मतलब बेसिकली जो हम कहा जाता है जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और अनलिमिटेड वांट्स होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज से रिप्रेजेंट करते हैं हम और अनलिमिटेड वांट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और अनलिमिटेड क्या होते हैं? वांट्स होते हैं। इसको हम कहते हैं स्कैरसिटी से कहते हैं। स्कैरसिटी इज़ लाइक जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, इसको कहते हैं स्कैरसिटी। स्कैरसिटी अफेक्ट द लो इनकम अर्नर्स। स्कैरसिटी गरीबों पे अफेक्ट करती है। तो ये एमसीक्यू से हमारे पास क्या हो गया? गलत हो गया। स्कैरसिटी फोर्स इंडिविजुअल टू मेक द चॉइसेस। स्कैरसिटी फोर्स करती है इंडिविजुअल को टू मेक द चॉइसेस। हाँ, चॉइसेस बनाती है। स्कैरसिटी रिमूव द पीरियड ऑफ फॉलोइंग द प्राइसेस। गलत। स्कैरसिटी विल अबॉलिश द एडवांस इन टेक्नोलॉजी। नहीं। तो बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या है? इसका बेटर ऑप्शन क्या है? बी इज़ अ बेटर ऑप्शन। स्कैरसिटी जो है वो क्या करती है? फोर्सेस करती है इंडिविजुअल को टू मेक अ चॉइसेस। फिर बोल रहा है विच लेबर माइट बी यूज ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम में कौन सी लेबलिंग हम यूज़ कर सकते हैं? ये दो एक्सिस बनाए हुए आपके सामने, दो एक्सिस हैं। एक एक्सिस है कौन सा मैंने बात की, एक एक्सिस में गुड वाई आता है, लिख सकते हैं हम क्या? कैपिटल गुड्स लिख सकते हैं, कैपिटल गुड्स लिख सकते हैं। और एक एक्सेस होता है जिसको हम कहते हैं दूसरा गुड। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो कंट्री प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरे एक्सेस पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया? कंज्यूमर गुड्स से रिप्रेजेंट किया। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर मैंने ड्रॉ किया, ये आपके सामने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या? कैपिटल इनपुट, लेबर इनपुट। तो गलत है एमसीक्यू। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्वांटिटी प्रोड्यूस। नहीं। आउटपुट ऑफ राइस, लेबर इनपुट। गलत है। तो बेटर ऑप्शन हमारे पास कौन सा आता है गाइस? यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करता है आउटपुट ऑफ राइस और आउटपुट ऑफ। दो गुड्स हैं, एक गुड कौन सा है? गुड वाई। राइस एक कंसिडर करते हैं गुड वाई से, गुड एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं शुगर। तो बेटर ऑप्शन क्या? डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू से अ गुड डिफाइनिंग द क्वालिटी इज डेट इट्स कंजम्पशन बाय वन पर्सन प्रिवेंट इट कंजम्पशन बाय समवन एल्स। अगर कोई एक बंदा कंज्यूम कर रहा है तो प्रिवेंट कर सकता है दूसरे को कंज्यूम करने से। मैंने बात की डिफाइनिंग क्वालिटी इज डेट द कंजम्पशन बाय वन पर्सन प्रिवेंट द कंजम्पशन फॉर समवन एल्स। अगर एक बंदा कंज्यूम कर रहा है दूसरे को कंज्यूम करना नहीं दे रहा है, ये होता है कौन से गुड में आता है? प्राइवेट गुड्स में आता है। प्राइवेट गुड्स का ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक में आता है? प्राइवेट गुड के कैरेक्टरिस्टिक में आता है जिसको हम कहते हैं नॉन राइवल से रिप्रेजेंट करते हैं। राइवल से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी। राइवल का मतलब क्या है? कंजम्पशन बाय द वन इंडिविजुअल रिड्यूस दी कंजम्पशन फॉर द इंडिविजुअल। इसको हम एक्सक्लूडेबल भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? एक्सक्लूडेबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सक्लूडेबल भी होता है अगर आप कंज्यूम करो तो दूसरा को बेनिफिट नहीं मिल सकता। ये रिजेक्टेबल भी होता है, ऑब्वियसली बात है। रिजेक्ट एट एनी पॉइंट बिफोर द परचेज यू कैन रिजेक्ट दीज गुड। तो फ्री गुड नहीं। नॉन एक्सक्लूडेबल पब्लिक गुड्स में आता है। नॉन एक्सक्लूडेबल जो पार्ट है किसका पार्ट है? इसमें मैंने बोला पब्लिक गुड्स का पार्ट है। यहाँ पे किसकी बात की? पब्लिक गुड्स में आता है। ये हमारे पास किस में आता है? पब्लिक गुड्स में आ रहा होता है। नॉन राइवल भी किस में आता है? पब्लिक गुड्स में आता है। मेरे पास से प्राइवेट गुड्स किस में आता है? बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँ जो कि आप कोई बंदा कंज्यूम करे तो दूसरे को आप कंज्यूम करने नहीं दोगे। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। बेटा पूछा व्हाट विच इज़ द नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का मतलब जो होता है जिसमें हम अपनी वैल्यू जजमेंट की बात करते हैं, वैल्यू जजमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट उसको कहते हैं जिसमें हम अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जो कहा जाता है जिसमें आप अपना ओपिनियन दे रहे होते हो। व्हाट इज़ अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। नॉर्मेटिव आपका ओपिनियन क्या हो सकता है? मनी इज़ द बेस्ट लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ वेल्थ। इज़ द मनी इज़ द बेस्ट लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं। तो बेस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ वेल्थ से हमारे पास होता है
तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया मनी इज़ दी बेस्ट लिक्विड फ्रॉम द वेल्थ, तो वेल्थ से बेस्ट लिक्विड कंसिडर किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मनी इज़ द लीस्ट लिक्विड फ्रॉम द वेल्थ। सम फर्म आर सब्सिडाइज बाय द गवर्नमेंट, कुछ फर्म्स जो हैं सब्सिडाइज हो रही हैं बाय दी, ऑब्वियसली बात है मैंने बात की गवर्नमेंट। सम वर्कर अर्न मोर देन अदर्स, सम वर्क फर्म्स जो हैं वो अर्न करती हैं मोर देन अदर्स, से ज़्यादा लोगों से। टैक्सेस आर द बेस्ट वे टू डिस्करेज स्मोकिंग, टैक्सेस एक ऐसा बेस्ट वे है जो कि डिस्करेज करता है, क्या करता है, स्मोकिंग को। तो ये हमारा ओपिनियन हो गया, टैक्सेस ज़रूरी नहीं है, टैक्सेस आर द बेस्ट वे टू डिस्करेज स्मोकिंग। ऑब्वियसली बात है, ये ओपिनियन दे रहा हूँ, मैंने बोला टैक्सेस जो हैं ये बेस्ट वे है तो लोगों को सिगरेट पीने से रोक सकता है। MCQs नंबर 5 अगर मैं बात करूँ, द प्राइस ऑफ अ टिकट फॉर इंटरनेशनल एथलेटिक टूर्नामेंट्स वॉज द $25। जो टूर्नामेंट्स था एथलेटिक टूर्नामेंट्स में $25, ऑल टिकट वर सोल्ड विच एरिया ऑन अ डायग्राम रिप्रेजेंट द कंज्यूमर सरप्लस। कौन सा एरिया ऑफ अ डायग्राम जो है कंज्यूमर सरप्लस होता है। कंज्यूमर सरप्लस जो कहा जाता है, हमें पता है कंज्यूमर सरप्लस जो होता है वो होता है बिलो दी डिमांड कर्व, बिलो दी डिमांड कर्व से रिप्रेजेंट किया एंड अबव दी प्राइस लेवल। अबव दी प्राइस लेवल मैंने बात की, बिलो दी डिमांड कर्व एंड अबव दी प्राइस लेवल। तो कंज्यूमर सरप्लस डिमांड के नीचे वाला एरिया और अबव दी प्राइस लेवल, इसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कि बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लेवल, तो इस मीन लाइक कंज्यूमर सरप्लस जो है वो ये वाला एरिया हो गया, जो कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। वो बोलता है मार्केट डिमांड फॉर अ नॉर्मली स्लोप डाउनवर्ड, मार्केट डिमांड जो है मैंने बात की स्लोप की और डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। मैंने बात की मार्केट डिमांड जो है स्लोप की और डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है। मार्केट डिमांड इज स्लोप डाउनवर्ड हो रहा है। तो मार्केट डिमांड कर्व जो है मैंने बात की ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँ डाउनवर्ड स्लोप की तरफ जा रहा है। तो पूछा क्या है, तो मार्केट डिमांड कर्व जो है वो स्लोप हो रहा है डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, D1 से D2 पे गया, सही है, ये D1 से D2 पे बोल रहा है विच मार्केट डिमांड स्लोप डाउनवर्ड द मेन डिमांड कर्व शिफ्ट ऑन D1 से आइदर टू D2 D3 पे। बोल रहा है व्हाट वुड कॉज द मूवमेंट अलॉन्ग द D1 से गुड एक्स पे एंड नॉट शिफ्ट D2 से D3 पे, कब मूवमेंट होगी लेकिन शिफ्ट नहीं होगा। एडवर्टीजमेंट की वजह से क्या होता है, शिफ्ट होता है, एडवर्टीजमेंट की वजह से शिफ्ट होता है, कंज्यूमर इनकम की वजह से शिफ्ट होता है। मैंने बात की प्राइस ऑफ अ गुड एक्स फॉल, एक गुड की प्राइस कम हो गई तो ये शिफ्ट नहीं होगा, मूवमेंट होगी तो मूवमेंट इसमें हो सकती है। प्राइस ऑफ अदर गुड्स फॉल, तो ये भी क्या करेगा, शिफ्ट करेगा डिमांड। तो बेटर आंसर क्या है बेटा मेरे पास जो है, जो शिफ्ट मूवमेंट जो लेके आ सकता है, पूछा क्वेश्चन में पूछा था नॉट अ शिफ्ट की बात कर रहा था। शिफ्ट जहाँ पे नहीं हो रहा वो किस पे हो रहा है, सी पे शिफ्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे आइडेंटिफाई किया सी पे शिफ्ट नहीं हो रहा है, मार्केट डिमांड का जो है स्लोप डाउनवर्ड हो रहा है लेकिन शिफ्ट नहीं हो रहा। तो हमें ये पता चलता है इसका जो आंसर है वो क्या आंसर है, मैंने बात की इसका आंसर जो है वो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ अ प्राइस मैकेनिज्म, कौन सी फंक्शन जो है प्राइस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता है। तो हम बोलते हैं टू एक्ट एज अ सिग्नल टू फर्म व्हेन, टू एक्ट एज अ सिग्नल मैंने बात की, टू एक्ट एज अ सिग्नल टू फर्म व्हेन एलोकेट रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमाइज करें, प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर अ फर्म टू प्रोड्यूस गुड्स टू रेशन स्कार्स गुड्स, रेशन स्कार्स गुड्स सिग्नल देता है प्राइस मैकेनिज्म को, सिग्नल देता है टू दी प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म को ये सिग्नल दे रहा होता है। ये भी हमारे पास क्या देता है, मैंने जानता हूँ मुझे सिग्नल दे रहा होता है मेरे पास, मैंने ये जानता हूँ क्या, ये भी सिग्नल दे रहा होता है, सिग्नल दे रहा होता है।
सिग्नल टू द फर्म, सिग्नल फर्म देयर टू एलोकेट रिसोर्सेज। तो कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमाइज करने से सिग्नल नहीं मिलता, तो इसका मतलब बेटर आंसर क्या है, मैंने बात की बी इज़ द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ मैक्सिमम प्राइस, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराइए, कौन सी प्राइस इंट्रोड्यूस कराइए, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराई थी। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दी मैक्सिमम प्राइस, यहाँ पे बोला मैक्सिमम प्राइस रिड्यूस, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। अगर मैंने बात की ये डिमांड से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये सप्लाई से रिप्रेजेंट करता हूँ। डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई, ये पॉइंट कौन सा है, मैंने बात की इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट किया, ये प्राइस से रिप्रेजेंट किया। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा दी, क्या करा दी, मैक्सिमम प्राइस, ना पे आइडेंटिफाई किया मैक्सिमम प्राइस इंट्रोड्यूस करा दी गवर्नमेंट ने, ये क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया, क्यू से रिप्रेजेंट किया। तो हमारे पास जो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा बेसिकली। अगर मैं ये बोल सकता हूँ मेरा कंज्यूमर सरप्लस क्या हो रहा होगा और प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस फॉल होगा। अगर देखा जाए ये मैक्सिमम डिमांड का ये था, ये कंज्यूमर सरप्लस था। प्रोड्यूसर सरप्लस कौन सा एरिया था, ये प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया था। तो बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस मैंने बात की, कंज्यूमर सरप्लस मैंने बात की, क्या हुआ है मैंने बात की, अगर व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्राइसेस कम हुई, लेकिन पहले जो ज़्यादा पे कर रहा था अब कम पे कर रहा है कंज्यूमर सरप्लस, तो अनचेंज। प्रोड्यूसर सरप्लस भी अनचेंज है, मैक्सिमम प्राइस कोई और ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या है, डी इज़ अ करेक्ट आंसर, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस क्यों अनचेंज हो रहा है मेरे पास, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराई अबव द मार्केट प्राइस। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ा था, गवर्नमेंट ने क्या कराई थी, मैंने बात की ऑब्वियसली बात है अबव दी मार्केट प्राइस पे। मार्केट कंज्यूमर सरप्लस जो है मैक्सिमम प्राइस जो लगा रही थी गवर्नमेंट, वो क्या कर रही थी, अबव दी मार्केट प्राइस पे इसने लगाई थी मैक्सिमम प्राइस। ये डिमांड से, ये सप्लाई से मैंने बात की, मैक्सिमम प्राइस लगाई थी, ये अबव दी मार्केट प्राइस। ये आइडेंटिफाई करता हूँ प्राइस से रिप्रेजेंट किया, पी से, पी ऑब्वियसली और प्राइस मैक्सिमम से रिप्रेजेंट किया, इनफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस लगाई थी। सप्लाई डिमांड, ये क्या है मेरे पास, मैक्सिमम प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस जो लगाई है अबव दी मार्केट प्राइस पे मैक्सिमम प्राइस लगाई थी, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस का एरिया ये होगा। कंज्यूमर सरप्लस का एरिया क्या था, ये था एरिया, तो मेरे पास कंज्यूमर सरप्लस में एरिया में और प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया कौन सा था, ये वाला एरिया था। तो बेसिकली हम ये जानते हैं ये एरिया मेरे पास क्या था, प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया था, ये एरिया मेरे पास कंज्यूमर सरप्लस का था। तो कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस में कोई चेंज ही नहीं आएगा जब मैक्सिमम प्राइस लगाया जाएगा, सही है, जब भी डी इज अ करेक्ट। द डायग्राम शो द मार्केट फॉर द एयर ट्रेवल इन द एशिया, द इनिशियल मार्केट इक्विलिब्रियम इज एट एक्स। इनिशियल मार्केट इक्विलिब्रियम किस पे था, मैंने बात की एक्स पे था। व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम, द प्राइस ऑफ एविएशंस फ्यूल राइजेस एंड इनकम आर फॉलिंग इन एशिया। बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या इफेक्ट हो सकता है न्यू इक्विलिब्रियम पे, न्यू इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आ सकता है, प्राइस ऑफ एविएशन फ्यूल राइसेस एंड इनकम आर फॉलिंग। फ्यूल की प्राइसेस बढ़ जाओ, इनकम की क्या हो जाए, कम हो जाए। तो गाइस अगर फ्यूल की प्राइसेस क्या हो जाए, बढ़ जाए, और इनकम क्या हो जाए, फॉल हो जाए, तो अगर हम ये देखा जाए, ये पॉइंट जो है मैंने बात की, ये पॉइंट जो है मैं सर्कल करता हूँ, अगर मैंने सर्कल करता हूँ लाल से बहुत साइड सर्कल कर रहा हूँ, सही। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था मेरे पास, ये मेरे पास कौन सा पॉइंट था, मैंने बात की सर्कल किया मैंने, ये पॉइंट मेरे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा था बेटा, एक्स वाला पॉइंट जो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। बोल रहा है व्हाट विल योर न्यू इक्विलिब्रियम ऑफ अ प्राइस वेरिएशन, फ्यूल राइजेस, फ्यूल की राइस हो गई है, जब फ्यूल की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है मैं ये बोल सकता हूँ मेरे पास क्या होगा, जब बोल रहा है फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई हैं एंड इनकम आर फॉलिंग, इनकम फॉल हो रही है, तो इसका मतलब क्या, डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। डिमांड क्या हो रही है, कंज्यूमर की, मैंने बोला कम हो गई है, कंज्यूमर की डिमांड जो है वो कम हो रही है। किस वजह से कंज्यूमर की डिमांड कम हो रही है, क्योंकि प्राइसेस क्या हो गई थी, फ्यूल की राइस हो गई थी। तो इसका मतलब कंपैरेटिवली जो आंसर है वो क्या है, ए इज़ अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ए इज़ अ करेक्ट आंसर, क्योंकि डिमांड क्या हो गई थी, इनकम, फ्यूल राइसेस, फ्यूल के बढ़ने की वजह से इनकम क्या हो रही है, फॉल हो रही है इन एशिया। एशिया जब, तो ऑब्वियसली बात है लोगों की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, बढ़ गई।
लोगों की डिमांड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है। तो इसका आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर है। बी क्यों नहीं हो सकता, बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सप्लाई को शिफ्ट कर रहा है। सी क्यों नहीं हो सकता, सप्लाई को शिफ्ट कर रहा है, इधर सप्लाई बढ़ रही है, इधर सप्लाई कम हो रही है। डी क्यों नहीं हो सकता, डिमांड कम हो रही है, लेकिन बेसिकली डी पॉइंट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिमांड इक्विलिब्रियम चेंज हुआ है। आपका डिमांड जब फॉल होगी तो ऑब्वियसली होते प्राइसेस में क्या होगा, चेंज आएगा, न्यू इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस वेरिएशन आया, फ्यूल प्राइसेस इनकम इज फॉलिंग। तो डिमांड क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, सप्लाई क्या हो रही है ना, यहाँ पे अगर देखा जाए डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आपके पास सप्लाई भी क्या हो रही थी, शिफ्ट हो रही थी, सप्लाई बढ़ रही थी। सप्लाई नहीं बढ़ेगी क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करेगा, जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। प्रोडक्शन कम हो रही है ए इसलिए। यहाँ पे अगर ए पॉइंट में अगर देखा जाए मेरी कॉस्ट क्या हो गई थी, बढ़ गई थी फ्यूल के बढ़ने से, तो आपकी सप्लाई क्या हुई है, शिफ्ट हुई है, सप्लाई क्या हुई, कम हुई है। तो ये लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ है, सप्लाई शिफ्ट हो रही है, कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, लेफ्टवर्ड की तरफ। लेफ्टवर्ड की तरफ सप्लाई शिफ्ट हुई है, यहाँ पे देखो आपके सामने सप्लाई शिफ्ट हो गई। लेकिन क्या है, डिमांड क्या हुई है, बढ़ी है, कम हुई है, डिमांड आपकी कम हुई है। ऑब्वियसली बात है ये डिमांड क्या हो रही है, मेरे पास फॉल हुई, क्योंकि जब इनकम गिरना शुरू हुई तो डिमांड क्या होगी, मेरे पास फॉल हो गई। तो डिमांड शिफ्ट होगी, कहाँ पे शिफ्ट होगी, मैंने बात की ये भी लेफ्टवर्ड की तरफ आई। तो हमारे पास लेफ्टवर्ड की तरफ कौन सा पॉइंट आ रहा है, इज द ए इज द पॉइंट जो आ रहा था। नेक्स्ट बोलता है गवर्नमेंट इंक्रीज स्पेसिफिक टैक्स ऑन शूज़ पे टैक्स लगा दिया गया था। द रिजल्टिंग increase in the price of the shoes was paid mainly by the consumer and not by the producer. गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, स्पेसिफिक टैक्स इम्पोज कर दिया था उन शूज़ पे, जिसकी वजह से क्या हो गया था, इंक्रीज हो गई थी प्राइसेस, जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज इन दी प्राइसेस ऑफ द शूज़ वॉज पेड मेनली बाय द कंज्यूमर नॉट बाय द प्रोड्यूसर। जो कि किसने पे किया था, कंज्यूमर ने पे किया था, प्रोड्यूसर ने नहीं पे किया था। What must be the two from this? The price elasticity of demand was lesser than price elasticity of supply. बोलते the price elasticity of demand जो है वो lesser than price elasticity of supply है। तो इसका मतलब क्या है, प्राइस इलास्टिक डिमांड जो है was lesser than price elasticity of supply, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कौन पे कर रहा था, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की ऊपर बर्डन क्या हो गया था, बढ़ गया था एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर बर्डन। लेस क्यों था, क्योंकि इनलास्टिक थी, इनलास्टिक डिमांड थी। तो ऑब्वियस सी बात है इनलास्टिक डिमांड की वजह से प्रोड्यूसर कंज्यूमर के ऊपर बर्डन बढ़ गया था, प्रोड्यूसर के ऊपर बर्डन कम हो गया था। बोला गवर्नमेंट इंक्रीज द स्पेसिफिक टैक्स ऑन द शूज, द रिजल्टिंग इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शूज वाज पेड मेनली बाय द कंज्यूमर एंड नॉट बाय द प्रोड्यूसर। जो पे किया मेनली कंज्यूमर ने पे किया, स्पेसिफिक टैक्स जब लगा तो ऑब्वियसली बात है सारा बर्डन जो है कंज्यूमर ने बर्डन बेयर किया एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर। तो प्राइस इलास्टिक डिमांड वाज लेसर देन पी यस। तो इसका मतलब क्या है, इलास्टिसिटी की और गिर कम है एज कम्पेयर टू सप्लाई के, कब होगा, जब इनलास्टिक। यूनिटी की बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेस देन वन नहीं। प्राइस इलास्टिक सप्लाई वॉज इन इलास्टिक वाइल प्राइस इलास्टिक डिमांड इलास्टिक, दोनों इलास्टिक है। तो हमारे पास क्या आंसर है, ए इज अ कंपैरेटिवली सही आंसर। वे बोलते हैं 14 जो बोलता है द डायग्राम शो द सप्लाई एंड डिमांड फॉर अ गुड, द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम इज एट एक्स, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम इफ द सब्सिडीज आर गिवन ऑन फॉर अ न्यू मशीन। सब्सिडीज इज लाइक क्या होते हैं, इंसेंटिव्स को कहते हैं। सब्सिडीज हम जानते हैं किसको कहते हैं, इंसेंटिव्स को कहते हैं। सब्सिडीज यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, इंसेंटिव्स को आइडेंटिफाई किया। सब्सिडीज जो कहा जाता है किसको कहा जाता है, ग्रांट्स को कहा जाता है। सब्सिडीज जो कहते हैं हम किसको कहते हैं, कैश पेमेंट को कहते हैं। इंसेंटिव, ग्रांट्स, कैश पेमेंट मैंने बात की, गिवन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने दी है। गिवन बाय दी मैंने बात की, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज, ग्रांट और कैश पेमेंट दी है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने सब्सिडीज, ग्रांट, कैश पेमेंट दी है, ये पॉइंट एक्स पे था। तो मेरे पास क्या हुआ है, जब गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी थी, किसको, प्रोड्यूसर को सब्सिडीज दी थी, तो सप्लाई क्या हुई मेरे पास, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सप्लाई जो है मेरे पास क्या होगी, जब सब्सिडीज दी जाएगी तो सप्लाई मेरे पास हमेशा बढ़ती है, सप्लाई शिफ्ट होती है राइट वर्ड की तरफ। अगर हम ये जानते हैं सप्लाई जो है वो क्या होगी, शिफ्ट होगी राइट वर्ड की तरफ, शिफ्ट होगी सप्लाई। जब गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी तो सप्लाई मेरे पास क्या होगी, राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो गई। सप्लाई राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो रही तो इसका मतलब कंपैरेटिवली सब्सिडीज दी, तो इसका आंसर क्या है, डी इज़ द राइट आंसर, जिसमें सब्सिडीज दी गई थी। तो हमने कंपैरेटिवली क्या है, डी इज़ द करेक्ट आंसर।
फिर बोला द डायग्राम शो, नेक्स्ट जो बोलता है द डायग्राम शो द मार्केट फॉर नॉर्मल गुड्स की बात कर रहा है। व्हाट इज लाइकली टू बोथ द डिमांड एंड सप्लाई टू शिफ्ट राइट वर्ड। बोलता है नॉर्मल गुड्स की बात कर रहा हूँ, कब मेरे पास जो है कॉज कर सकता है, किस वजह से डिमांड कब जो है राइट वर्ड की तरफ जाए और सप्लाई कब भी राइट वर्ड की तरफ जाए। डिमांड सप्लाई, यहाँ पे ये डिमांड एंड सप्लाई जो है राइट वर्ड की तरफ S1D1, तो कब जा सकता है डिमांड एंड सप्लाई जो है ये बात कर रहा है राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो मेरे पास यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ डिमांड एंड सप्लाई जो है मेरे पास क्या हो जाए राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया है सप्लाई S1D1। तो व्हाट इज लाइकली टू कॉज द बोथ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स टू द शिफ्ट टू द राइट। अ फॉल इन द प्राइस, a fall in the price of good and a fall in the rate of indirect tax on a good। मतलब प्राइसेस कम हो जाएं और क्या हो जाए, मैंने बात की इनडायरेक्ट टैक्स लग जाए। जब भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है बच्चों बेटा हमेशा ही बात याद रखोगे, जब भी इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो गुड्स पे लगता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स जब लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बात की डिमांड शिफ्ट हो सकती है लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ कभी भी नहीं होती, फॉल कभी नहीं होती। तो गलत MCQ, जब भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, प्राइसेस क्या होती हैं इंक्रीज होती हैं। सप्लाई कम होती है, प्राइसेस क्या हो जाती हैं बढ़ जाती है। A rise in the price of complementary goods and increase in the number of firms in the industry। The rise in the price of the complementary की बात कर रहा है and increase in the number of firms in the industry। number of firms क्या होती हैं बढ़ जाती है, इंडस्ट्री के अंदर number of firms क्या होती हैं बढ़ जाती हैं। तो बोलता है राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड फॉल इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। बोल रहा है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ गई है और फॉल इन द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्राइसेस बढ़ गई सब्स्टिट्यूट गुड्स की एंड फॉल इन द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की प्राइसेस क्या हो गई, कम हो गई थी। ऑब्वियस होते सप्लाई जब शिफ्ट हो रही है तो क्या हो गई, मेरी कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। कॉस्ट क्या हो रही है मेरे पे, कम हो रही है। कॉस्ट कम हो रही है तो जब भी मेरे पास सप्लाई क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। एक बात तो ये राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस जब बढ़ेंगी तो उस गुड की डिमांड क्या होगी, बड़ी होगी जब भी। तो शिफ्ट होना तो सी इज़ अ बेटर ऑप्शन, जिसकी वजह से मैंने बात की डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो सकता है। किस वजह से शिफ्ट हो सकता है, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक गुड्स से दूसरे गुड्स पे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ी थी और प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल कम होगी तो कॉस्ट कम होगी, जब भी सप्लाई क्या हो रही थी, ज़्यादा होती है। बात ये राइज इन प्राइस का मतलब, राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब, अगर एक गुड की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो ऑब्वियस ही बात है एक गुड की सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उसकी डिमांड क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ दूसरे गुड की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। एक गुड राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, एक गुड की प्राइस बढ़ी तो दूसरे गुड की डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ पे फॉल होती है प्राइसेस तो ऑब्वियस ही बात है कॉस्ट कम होती है, सप्लाई क्या होती है, शिफ्ट होती है। तो यहाँ पे ये पूछ यही रहा था सप्लाई किस वजह से शिफ्ट हो सकती है राइट वर्ड की तरफ और डिमांड किस वजह से शिफ्ट हो सकती है लेफ्ट वर्ड की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट जो MCQ है, द डायग्राम रिलेट टू द मार्केट फॉर द 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। मैंने बात की इन विच मार्केट वुड द 10% डिक्रीज इन डिमांड साइमल्टेनियसली एंड 10% इंक्रीज इन द सप्लाई। मतलब 10% से डिमांड बढ़ी है बिल्कुल साइमल्टेनियसली जैसे सप्लाई बढ़ी थी। डेफिनेटली रिजल्ट इन बोथ फॉल इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड राइज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। डेफिनेटली बोथ हो सकता है जिसमें राइज इन इक्विलिब्रियम प्राइस और फॉल इन इक्विलिब्रियम प्राइस दोनों हो सकती है। तो अगर देखा जाए हमारे पास यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। बोला डेफिनेटली बोथ बात कर रहा है ऑब्वियसली फॉल एंड राइज। तो गाइस हम ये बोल सकते हैं मेरे पास जो है दोनों में इक्वल से चेंज आ रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, इक्वल प्रोपोर्शनेट से चेंज आ रहा है मेरे पास। मैंने ये बात की दोनों में मेरे पास क्या हो रहा है, इक्वल से चेंज आना है, इक्वल प्रोपोर्शनेट से चेंज आ रहा है बिटवीन द प्राइस से, प्रोपोर्शनेट से चेंज आ रहा है डिमांड में एंड सप्लाई में। तो अगर सपोज़ करो ये यहाँ पे सप्लाई थी, ये प्राइसेस थी मेरे पास, तो ऑब्वियसली बात ये 10% थी। 10% से मैंने बात की इंक्रीज़ होती है मेरे पास डिमांड, डिमांड 10% से बढ़ती है मेरे पास। यहाँ पे मैं जानता हूँ डिमांड कितने परसेंट से बढ़ती है, 10% से मेरी डिमांड क्या होती है। डिमांड अगर इंक्रीज़ होती है तो सप्लाई में भी चेंज है इक्वल प्रोपोर्शनेट लाइक 10% से। तो अगर देखा जाए यहाँ पे क्या इक्वल प्रोपोर्शनेट से चेंज नहीं आ सकता,
डी में अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करें, देखो सी में बोला है मार्केट इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ी है, डिमांड क्वांटिटी, डिमांड क्या अनअफेक्टेड नहीं थी, डिमांड में चेंज आने की वजह से सप्लाई में चेंज आया इक्वल प्रोपोर्शनेट से, जब भी हमने सप्लाई की परफेक्टली इनलास्टिक बनाई। फिर क्या है, डी और बी तो बिल्कुल गलत है, सी और ए में से करेक्ट आंसर था। तो हमने बात की सप्लाई में, जब डिमांड में 10% से इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड 10% से बढ़ी, तो ऑब्वियस ही बात है सप्लाई क्या होगी, 10% से क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। सप्लाई की क्वांटिटी में बिल्कुल उतना ही चेंज आएगा, उससे ज़्यादा चेंज नहीं आ सकता है। तो ए इज़ अ कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट जो बोलता है वाई माइट अ गवर्नमेंट प्रोवाइड अ फ्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन एज 4 to 16, 4 साल से बच्चे से लेकर 16 साल के बच्चे तक फ्री एजुकेशन क्यों दे रहा है? क्यों गवर्नमेंट चाह रही थी ये 4 साल से लेकर 5 साल के बच्चे तक फ्री एजुकेशन देना चाह रही थी? अगर मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पे फ्री एजुकेशन, गवर्नमेंट माइट वांट टू प्रोवाइड अ फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन कंज्यूमर नॉट फुली अवेयर ऑफ बेनिफिट ऑफ एजुकेशन। जब कंज्यूमर को एजुकेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है फुली अवेयर नहीं होंगे, आर नॉट फुली अवेयर अबाउट द बेनिफिट। एजुकेशन इज फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, ये तो ऑब्वियसली बात है चार्ज कर रही होती है। एजुकेशन इज अ पब्लिक गुड्स, नहीं। द प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एक्सीड द प्राइवेट बेनिफिट, कॉस्ट ज़्यादा है बेनिफिट कम है इन अ फ्री मार्केट, तो फ्री मार्केट में नहीं। लेकिन फ्री एजुकेशन क्यों देना चाह रही थी, फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट क्यों देने लगी? गवर्नमेंट की बात करें, क्योंकि कंज्यूमर को नहीं पता कि एजुकेशन से क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि इम्परफेक्ट नॉलेज की वजह से। इम्परफेक्ट नॉलेज है लोगों के पास और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी, जब भी वो फ्री एजुकेशन देना चाह रही थी। नेक्स्ट जो है द डायग्राम शो द 3 पॉसिबल टैक्स स्कीम्स हैं, 3 पॉसिबल टैक्स स्कीम बनाए हुए हैं एक्स वाई सी। व्हाट कैन बी कंक्लूड फ्रॉम दीज टैक्स स्कीम्स, क्या कंक्लूड कर सकते हो आप दीज टैक्स स्कीम्स से? तो बेसिकली एक्स हो, वाई हो और जी हो, सही, तीनों में सेम प्रोपोर्शनेट से चेंज आ रहा है। जब सेम प्रोपोर्शनेट से चेंज आ रहा है, क्यों सेम प्रोपोर्शनेट से? क्योंकि दोनों के तीनों के डिस्टेंस क्या है, सेम से ही इंक्रीज हो रहे हैं, ओरिजिन से सेम प्रोपोर्शनेट से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि कौन सा टैक्स हो गया? बेसिकली प्रोपोर्शनल टैक्स हो गया। प्रोग्रेसिव टैक्स जो होता है वो टैक्स होता है प्रोग्रेसिव जो हाई इनकम पे ज़्यादा टैक्स लगता है। हाई इनकम पे मैंने बात की हाई प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स लगता है, हाई प्रोपोर्शन मैंने बात की प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स की बात कर, ऑफ टैक्स लगाया जाता है। रिग्रेसिव जो होता है जो कि लो इनकम पे हाई प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स लगता है, लो इनकम पे हाई प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स लगता है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स लगाया जाता है, जिसको हम कहते हैं रिग्रेसिव से कहते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। द डायग्राम शो द इनिशियल इक्विलिब्रियम फॉर एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फॉर द 6 से 800 यूनिट्स की बात कर रहा है। कितने? 6 से 800 यूनिट्स। बोलते हैं हाउ मच विल द गवर्नमेंट हैव टू स्पेंड इन द मार्केट प्राइस 10। गवर्नमेंट कितना स्पेंड करेगा जब मार्केट प्राइस 10 हो गई? जब मार्केट प्राइस 10 हो गई थी तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने बात की मार्केट प्राइस यहाँ पे 10 हो गई थी, 6 से क्या हो गई थी? 10 हो गई थी। तो 6 से 10 हुई तो 10 मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस कितनी है? मैंने बात की 10 थी मार्केट प्राइस, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ मार्केट प्राइस कितनी थी? 10 थी, $10 मार्केट प्राइस थी मेरे पास। तो क्वांटिटी में कितने का चेंज आया था? 800 से 400 क्वांटिटी हुई। ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी कितने से चेंज आया? मैंने 800 से 400 की क्वांटिटी में चेंज आया। तो मेरे पास क्या आ रहा है? मैंने बात की 400 की क्वांटिटी में, ऑब्वियस इस क्वांटिटी जो थी वो जो स्पेंड जो है वो 400 हुआ था, 400 मल्टीप्लाई बाय, मैंने बात करूँ 400 मल्टीप्लाई बाय मैंने बात की 10 से किया तो 4000 जो है मेरे पास क्या आ रही है? क्वान्टिटी आ रही है। 400 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसका मतलब 4000 रुपये से वो क्या है? स्पेंडिंग जो है हैव इंक्रीज द मार्केट प्राइस। गवर्नमेंट हैव टू स्पेंड टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस, गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा। कितना स्पेंड करना पड़ेगा? ताकि जब भी 4000 रुपये स्पेंड करना पड़ेगा जब भी मार्केट प्राइस 10 तक पहुंच सकती है। तो इसका डी इज आंसर। गवर्नमेंट पूछा कितना स्पेंड करना चाहिए गवर्नमेंट को, कम से कम 4000, क्योंकि जितने से क्वांटिटी कम हो रही है उतना ही क्या करेगी? स्पेंडिंग करेगी। 4400 क्या करेगी? ये स्पेंडिंग गवर्नमेंट की क्या होगी? पड़ेगी। तो गाइस यहाँ पे बात कर रहा है बेसिकली नेक्स्ट जो है बोल रहा है द टेबल आइडेंटिफाई द आइटम्स ऑफ द गवर्नमेंट एनुअल स्पेंडिंग्स की दी हुई है।
What is the total government expenditure on transport payment? Transport payment is like unemployment benefits को कहते हैं, pensions को कहते हैं, child benefit कहते हैं, mean tested benefit कहते हैं. Unemployment benefit ऑब्वियस ये बात है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कहा जाता है ट्रांसफ़र पेमेंट जो होती है जब आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं. पेंशन्स की बात कर दी, पेंशन्स की मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ, मैं ये बात कर सकता हूँ वेलफेयर बेनिफिट्स हो सकते हैं, बेनिफिट्स की बात की, चाइल्ड बेनिफिट्स हो सकते हैं, चाइल्ड बेनिफिट की बात की मैंने यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की बात की, पेंशन्स की बात की मैंने, बात की वेलफेयर बेनिफिट्स की बात की, चाइल्ड बेनिफिट्स की बात की मैंने. यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर मीन टेस्टेड बेनिफिट्स कहते हैं. ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको पेमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से. तो बेसिकली क्या है, वेलफेयर बेनिफिट इज़ अ पार्ट ऑफ, मैंने बात की ट्रांसफ़र पेमेंट, पेंशन पेमेंट्स जो है मेरे पास पार्ट क्या है, ये फार्मिंग सब्सिडीज़ ये नहीं, ये गवर्नमेंट देती है, सिविल सर्वेंट सैलरीज नहीं, आर्मी पे नहीं. तो इसका मतलब पेंशन पेमेंट्स और वेलफेयर बेनिफिट्स को ऐड अप कर दूंगा 50 में, 75 प्लस 50 तो 50, 70 में से 30 होगा, 30, 21, 25. तो इसका आंसर क्या है, बी इज़ द करेक्ट आंसर. फिर बोलते हैं सब्सिडीज इज गिवन टू द प्रोड्यूसर फॉर अ गुड विच इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. जिसकी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है उस गुड पे क्या दे दी थी प्रोड्यूसर ने, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे दी थी. यहाँ पे आइडेंटिफाई किया मैंने बात की, प्रोड्यूसर ने ऑब्वियस सी बात है सब्सिडीज दे दी थी. किसको दे दी, ऑब्वियस सी बात है प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट ने क्या दे दी, सब्सिडीज दे दी थी. व्हाट विल बी द आउटकम, क्या आउटकम होगा, कंज्यूमर प्रोड्यूसर रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ सब्सिडीज, कंज्यूमर प्रोड्यूसर को इक्वल अमाउंट ऑफ सब्सिडीज मिलेगी. देयर विल बी नो चेंज इन प्राइस एंड द सब्सिडीज विल बी फॉल ऑन द प्रोड्यूसर. तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं एक कर्व बनाता हूँ आपके सामने, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड थी मेरे पास और सब्सिडीज दी गई, सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई. सप्लाई जब बढ़ जाएगी तो ये सब्सिडीज़ का सारा बेनिफिट किसको मिलेगा, मेरे पास. मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो बेनिफिट एंजॉय करेगा सब्सिडीज़ का वो कौन कर सकता है, प्रोड्यूसर. ये प्रोड्यूसर का बेनिफिट, सब्सिडीज़ मिलने से किसको बेनिफिट मिलता है, मैंने बात की प्रोड्यूसर को बेनिफिट मिल रहा होता है सब्सिडीज़ मिलने से. सब्सिडीज़ मिलने से किसको बेनिफिट मिलता है, प्रोड्यूसर को बेनिफिट मिल रहा होता है. देयर विल बी अ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ इंसिडेंट ऑफ सब्सिडीज ऑफ फॉल इन द ऑन द प्रोड्यूसर्स. ऑब्वियसली वजह सब्सिडीज देगी गवर्नमेंट तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रोड्यूसर पे. देयर विल बी अ नो चेंज इन द प्राइस, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आएगा. यहाँ पे देखो प्राइसेस में कोई इंसिडेंट ऑफ सब्सिडीज विल फॉल ऑन प्रोड्यूसर, सारी सब्सिडीज किसको मिलेगी, प्रोड्यूसर को मिलेगी. तो जब भी हमें पता चलता है करेक्ट आंसर खुद ही बी इज अ करेक्ट आंसर. Primary incomes, secondary incomes are the component of the current account of balance. What does this represent? In प्राइमरी इनकम को बेटा जी जो हम कहते हैं, प्राइमरी इनकम वो इनकम होती है जो कि हमारी नेट इनकम में आती है. प्राइमरी इनकम किस में आती है, जिसमें इनफ्लोज होते हैं आपके पास. इनफ्लो ऑफ इनकम्स की बात करते हैं, मैंने बात की जब आपकी इनकम की बात करते हैं, नेट इनकम कहते हैं इसको. इसको बेसिकली जो कहा जाता है इसको कहते हैं नेट इनकम इज़ आवर प्राइमरी इनकम. सेकेंडरी इनकम वो होती है, सेकेंडरी इनकम कौन सी इनकम में आती है मेरे पास, मैं ये कहता हूँ नेट ट्रांसफ़र में आती है. नेट ट्रांसफ़र होता है जैसे रेमिटेंस हो गए हैं, सॉरी वो फॉरेन एड, डोनेशन. इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, डोनेशंस की बात कर सकता हूँ. डोनेशन की बात की, फॉरेन एड की बात की, गिफ्ट्स की बात की, ये आती है मेरे पास जो होती है मेरे पास जो कहते हैं सेकेंड नेट ट्रांसफ़र से कहते हैं. नेट इनकम में आता है इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, ये सारे क्या है, नेट इनकम है जो आपको सोर्सेस ऑफ इनकम है ये आपकी होती हैं. तो बेटा आपके पास कौन सा है, इनकम फ्लो गुड आता है, कैपिटल फ्लो गुड, बैलेंस इनफ्लो, इनकम फ्लो, प्राइवेट फ्लो. तो इसका मतलब भाई सी इज़ द करेक्ट आंसर. करंट ट्रांसफ़र और नेट ट्रांसफ़र, नेट इनकम जो आती है ये, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. द डायग्राम शो द ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड कर्व की बात कर रहा है. एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रॉ किया हुआ है, एग्रीगेट डिमांड AD1 एंड ओरिजिनल एग्रीगेट सप्लाई AS1.
एग्रीगेट डिमांड AD1 और एग्रीगेट सप्लाई AS1, व्हाट वुड कॉज द न्यू इक्विलिब्रियम टू बी ऑन वाई, एट वाई कौन सा पॉइंट जो है नया इक्विलिब्रियम पे आ सकता है। एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रही है, बेसिकली मेरे पास कम हो रही है। एग्रीगेट सप्लाई कम होना तो इस मतलब क्या होता है, मेरी कॉस्ट का बढ़ जाना। कॉस्ट कम होती है तो मेरी सप्लाई क्या होती है, कम होती है, तो जहाँ पे मेरे पास प्राइसेस क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती है। प्राइसेस मेरे पास क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। कॉस्ट जब बढ़ जाती है तो मेरे पास सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वहाँ पे प्राइसेस क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। व्हाट वुड कॉज द न्यू इक्विलिब्रियम टू बी वाई, बोला नया इक्विलिब्रियम कौन सा होगा जो कि वाई पे आ सकता है। तो गाइस हम ये बोल सकते हैं नया इक्विलिब्रियम जो है क्या होगा, मेरे पास कौन सी एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइस की वजह से नहीं बेटा, ये एक्सपोर्ट प्राइस की वजह से नहीं। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से सप्लाई बढ़ती है तो नहीं। इंक्रीज इन इम्पोर्ट प्राइस बढ़ जाए तो हाँ हो सकता है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से नहीं। तो इम्पोर्ट प्राइस बढ़ती है तो इस लाइक इम्पोर्ट प्राइस कब बढ़ती है, जब टैरिफ लगाया जाता है, जब टैक्स लगाया जाता है। जब टैक्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली होते सप्लाई क्या होती है, कम होती है। सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। सप्लाई कम हो रही है और मेरे प्राइसेस क्या हो रही हैं, सप्लाई कब कम होती है, जब मेरी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ती है तो प्राइसेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती हैं। तो इसका मतलब कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन कौन सा है, मैंने बात की सी इज़ द बेटर ऑप्शन, जो कि करेक्ट आंसर है। फिर बोला व्हाट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म क्या एग्जाम्पल नहीं हो सकती। प्रोटेक्शनिज्म मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन को कहते हैं। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज की है, किसने की है, इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट दैट इज नोन एज प्रोटेक्शनिज्म। The European Union's requiring the goods imported into a member state to meet the safety standard. The Pakistan government increased the rate of goods and services tax GST on some exported 2% से 5% लगा दी. The Nigeria government banning the import from the packaged sugar. The US imposed a 35% of tariff on tires import from China. US ने क्या कर दिया, 35% क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया था, ऑन चाइना पे लगा दिया था। तो बेसिकली अगर हम ये बात करें यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कौन सी चीज़ जो है नॉट एग्जाम्पल, टैरिफ की बात कर रहा है तो ये एग्जाम्पल हो गई है, ये एग्जाम्पल है, मैंने बात की ये भी एग्जाम्पल है। ये मैंने नाइजीरिया गवर्नमेंट बैनिंग एग्जाम्पल एम्बार्गो कर दिया था, ये एम्बार्गो था, ये टैरिफ था। द गवर्नमेंट इम्पोर्ट द मेंबर्स ऑन द सेफ्टी द स्टैंडर्ड, ये भी क्या था, ऑब्वियसली बात है स्टेट सेफ्टी रिक्वायर्ड करती थी, तो ये भी कह रहे थे ऑब्वियसली बात है रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। द पाकिस्तान गवर्नमेंट इंक्रीज द रेट ऑफ गुड ऑन GST ऑन सम एक्सपोर्टेड गुड फ्रॉम 2%, तो ये नहीं किया था। तो इसका मतलब B फॉर ब्रावो इज़ द करेक्ट आंसर, जहाँ पे ये नहीं लगा रहा था टैक्स। द टेबल शो द एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन द कंट्री कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिया है। Which statement is correct? Consumer price on average level throughout the period 8.3% से 6% और 6% से 1% पे आया मेरे पास। यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर देखा जाए हमारे पास, अगर हम ये पढ़ें 2015 में कितना था 8.3, 2016 में कितना था, यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ 16 में कितना था, यहाँ पे 6 था, 17 में भी 6 था, सही है। फिर मैंने बात की 18 में 1 था, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास कंज्यूमर प्राइस ऑन एवरेज फेल थ्रू आउट द पीरियड, फेल तो नहीं हो रही, तो ये गलत है MCQ से, पहले ए को गलत कर दिया। कंज्यूमर प्राइस ऑन एवरेज रिमेन द सेम, सेम भी नहीं है, तो ए और बी तो बिल्कुल गलत है। अब बचा है क्या, सी और डी। द लेवल ऑफ जनरल प्राइस वॉज हाइएस्ट, द जनरल प्राइस ऑफ कंज्यूमर प्राइस वॉज द हाइएस्ट इन 2015 में, 2015 में बोला हाइएस्ट है, सही। अब बात क्या है बेटा, ये बात याद रखोगे आप लोग, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होता है तो प्राइस लेवल क्या होती है, बात याद रखो, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जब कम है तो प्राइस लेवल क्या होता है, सबसे ज़्यादा होती हैं, हाईएस्ट पे होती हैं, हाईएस्ट पे प्राइसेस होती हैं, प्राइसेस सबसे ज़्यादा। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन कब सबसे कम था, 2018 में सबसे कम था, रेट कम था, 1% था, तो रेट कम था तो प्राइसेस क्या होंगी, सबसे हाई। द जनरल लेवल ऑफ कंज्यूमर प्राइस वॉज इज हाईएस्ट 2018, तो इसका मतलब
बेस्ट आंसर कौन सा है? डी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास जो है, मैं बात करूँ 23, द टेबल इंडिकेट द फैक्टर्स इनपुट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वीट एंड कार। वीट बना रहा है और कार बना रहा है इन कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई। व्हाट इज़ द पॉसिबल फॉर द बोथ कंट्री बेनिफिट फ्रॉम द ट्रेड। व्हाट पॉसिबल, मैंने बात की यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करा, व्हाट मेक इट पॉसिबल फॉर बोथ कंट्री टू बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड। क्या चीज़ बेनिफिट पहुँचा सकती है फ्रॉम द ट्रेड। अगर हम ये बात करें, ये कंट्री एक्स है, कंट्री एक्स जो बना रहा था ऑब्वियसली बात है क्या बना था, वीट बना रहा था, कार बना रहा था। तो वीट जो बना रहा था 4 बना रहा था, कार कितनी बना रहा था, 2 बना रहा था। सही है। अगर मैंने बात की वीट और कार की बात की, तो अगर मैं इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले कार लिख ले तो कंट्री एक्स का कार जो है, कार रेशो वीट, कार जो बना रहा था कितनी बना रहा था, 2 बना रहा था, और वीट कितनी बना रहा था, 4 बना रहा। कंट्री टू की बात करो, कंट्री टू कार कितनी बना रहा था, कार रेशो वीट है, कार जो बना रहा था कितनी बना रहा था, 6 बना रहा था, और वीट कितनी बना रहा था, 8 बना रहा था। तो कार इज इक्वल्स टू, एक कार बनाने के ऑब्वियस सी बात है, मैंने बात की 4/2, 2 1 था 2, 2 2 4, एक कार बनाने के कितने वीट लग रहे थे, 2 वीट लग रहे थे। यहाँ पे कार इज इक्वल्स टू 8/6, तो मैं बात कर सकता हूँ 8/6 करूँ। अगर मैं 8/6 यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ, 8/6, तो ये आएगा 1.3। तो एक कार बनाने के कितने वीट लग रहे थे, मैंने बात की 1.33 वीट लग रहे थे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करता है किस कंट्री के पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो सबसे कम था। तो अगर देखा जाए, मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कंट्री एक्स हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज था इन वीट और कार प्रोडक्शन, कंट्री वाई हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात नहीं करनी है दोनों में। कंट्री एक्स वाई हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज, बोल रहा है कंट्री वाई हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज। कंट्री वाई, सही, 2 कंट्रीज थे, कंट्री वाई था एक कंट्री। तो कंट्री वाई के पास क्या था, कंपैरेटिव एडवांटेज इन वीट प्रोडक्शन। एक वाई बनाने, एक कार लग के 3 वीट बन रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशो किसका कम था। मैंने बात की इस दोनों कंट्रीज़ में क्या था, मैंने बात की लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशो था, लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशो था। लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस कंट्री के पास था, ऑब्वियस सी बात है एक कार बनाने के कितने वीट लग रहे थे, कम लग रहे थे, लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशो था। तो इसका मतलब क्या है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी में क्या था, कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशो की बात कर रहे थे। कंट्री वाई हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज, कंट्री वाई के पास क्या था, कंपैरेटिव एडवांटेज था। नेक्स्ट, in Feb 2016, the Organization of Economic Cooperation Development (OECD) urged major economies such as the US and Japan to increase the global government spending, जो कि increase कर सके, government spending को बढ़ा सकें, increase कर सकें। What would affect the increased aggregate demand? Affect the aggregate demand. What affect the aggregate demand? क्या चीज़ affect कर सकती है aggregate demand? भाई अगर जापान टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जब ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग करना शुरू कर देंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है मैंने बात की ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जब गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिंग करेगी तो ऑब्वियस ही बात है आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। हमेशा याद रखना, एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, ये मेरे पास कब बना था, ये मैंने बात की, ये एक एक्सिस था, प्राइसेस से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया, प्राइस लेवल से रिप्रेजेंट किया, प्राइस से रिप्रेजेंट किया, ये क्या रिप्रेजेंट किया, रियल इनकम से रिप्रेजेंट किया। ये आपका क्या एग्रीगेट डिमांड है, ये ए डी है एग्रीगेट डिमांड, ये क्या एग्रीगेट सप्लाई ए एस है। तो एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो शिफ्ट हो जाएगी, कहाँ पे चली जाएगी, राइट की तरफ चलेगी। एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो जाएगी, किसकी तरफ चलेगी, राइट की तरफ। तो एग्रीगेट डिमांड जो है मेरे पास ऑब्वियस सी बात है शिफ्ट हो रही है। ऑब्वियस सी बात है मेरे पास क्या होगा, जब मेरे पास एग्रीगेट डिमांड, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाएगी तो गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू होगी। सप्लाई क्या होगी, बेसिकली यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, सप्लाई मेरे पास क्या होगी, यहाँ पे शिफ्ट नहीं होगी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इसलिए शिफ्ट नहीं होगी क्योंकि आपके पास क्या है, एग्रीगेट डिमांड जो है सॉरी शिफ्ट होगी, इसलिए शिफ्ट होगी क्योंकि आपके गुड्स की डिमांड क्या होती है, बढ़ रही थी। तो एग्रीगेट डिमांड जो है AD1, तो ऑब्वियस ही बात है मैंने बात की एग्रीगेट डिमांड जो है मूव टू दी राइट्स की तरफ जा रही है। मैंने बात की राइट की तरफ, अगर नहीं सॉरी अगर मैं बात करूँ, ये एग्रीगेट डिमांड जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा, तो ऑब्वियस ही बात है मैंने बात की
यहाँ पे प्राइसेस क्या होंगी, कम होंगी। तो प्राइसेस जब कम होंगी तो गुड्स की डिमांड में क्या होगा, मूवमेंट आएगा। मूवमेंट जो आ रहा है, ये देखो आपका मूवमेंट आ रहा है और आपकी रियल इनकम इंक्रीज होगी। तो एग्रीगेट डिमांड मूव टू द राइट होगी, क्या मूव टू द राइट अलोंग द कर्व, ऑब्वियसली बाय मूव राइट अराउंड द कर्व और मूव लेफ्ट टू द अलोंग द कर्व। तो मूव टू द राइट, राइट की तरफ मूव करेगा एग्रीगेट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड का। तो डी इज द करेक्ट आंसर है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड में क्या हो रही है, मूवमेंट की तरफ है। नेक्स्ट, फॉरेन गवर्नमेंट पे द यूएस यूनिवर्सिटी टू एजुकेट इट स्टूडेंट्स। बाहर की गवर्नमेंट ने एजुकेट अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या दी है, गवर्नमेंट ने पे किया है। हाउ वुड दिस बी रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट। जब बच्चों को ऑब्वियसली बातें पढ़ाने के लिए पैसे दिए हैं, किसने दिए, गवर्नमेंट ने जब पैसे दिए हैं तो ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब क्या, सर्विसेज। जब सर्विसेज दी हैं, फॉरेन गवर्नमेंट ने पे किया सर्विसेज, ऑब्वियसली बात है ट्रेड इन सर्विसेज ली हैं आपसे। क्यों, क्या किया है, ऑब्वियसली मैंने बात की, फॉरेन गवर्नमेंट पे आ यूके यूनिवर्सिटी टू एजुकेट देयर स्टूडेंट, उन्होंने उनसे सर्विसेज ली हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब हाउ वुड दिस बी रिकॉर्डेड ऑन बैलेंस ऑफ करंट इन द यूके, यूके की करंट अकाउंट में क्या होगा, ऑब्वियसली बात है इनफ्लो होंगी सर्विसेज। तो बेसिकली हमारे पास करंट अकाउंट जो है, पैसा क्या होगा, फ्लो होगा। पैसा जब आपके पास कंट्री में आना शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है इनफ्लो। गवर्नमेंट ने पे यूके यूनिवर्सिटी टू एजुकेट इट्स स्टूडेंट्स, यूके गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट ने, बाहर की गवर्नमेंट ने पे किए हैं यूके यूनिवर्सिटी को टू एजुकेट। तो यूके में पैसा इनफ्लो हुआ है और सर्विसेज ऑब्वियसली बात है दी थी, इसी वजह से। एट अ टेबल changes over the period in the average price of a country export and import, they are expressed as an index of the number 0 to 100। इंडेक्स क्या था, 0 से 100 था। तो इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो कितने से, भाई ऑब्वियसली बात है, अगर देखा जाए मैंने बात की 100, मैंने बात की 115 की बात की, 100 और 115 से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करता हूँ 100 और 115 से, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है मेरे पास, ऑब्वियसली हो रहा है 5 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है, 125 से 115 से 125, तो ये 5 का डिफरेंस आ रहा है। एक्सपोर्ट कितने, 5% से बढ़ी, इम्पोर्ट किया 100 से 120 हो गई तो 10% से बढ़ी, फिर कितने से बढ़ी, 5% से। तो अप्रॉक्सीमेटली जो बढ़ रही है चेंजेस इन द कंट्री टर्म ऑफ ट्रेड इंडेक्स बिटवीन एयर से एयर टू पे, तो क्या हुआ, चेंजेस इम्प्रूव बाय द 10%, 10% से नहीं बढ़ी। कब की बात करें, एयर 1 और 2। इम्प्रूव बाय द 4 एंड 5%, हाँ 4 एंड 5% से बढ़ सकते हैं। सेम अमाउंट इट वर्सन नहीं हो रही, इम्प्रूव हो रही है, तो वर्सन नहीं हो सकती 4 to 5%। तो इसका कंपेरेटिवली आंसर क्या है, 5% से बढ़ी, तो इसने ये शुड दिया 4 to 5, तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर। विच एम would be consistent with the government decision to buy its own currency in a foreign exchange market। कब अपनी ओन करेंसी खरीदी जाएगी इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, पूछा है। अगर अपनी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, क्या ऑब्वियसली बात है, मैंने बात की एन एप्रिसिएशन अंडर द फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अगर आपकी कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट होती है अंडर द फ्री फ्लोटिंग, एप्रिसिएशन अंडर द मैनेज और फ्लोटिंग सिस्टम, डेप्रिसिएशन डीवैल्यूएशन, तो ये बेकार है, 2 CD। तो एप्रिसिएशन होगी अंडर द मैनेज जो हो सकती है, कंसिस्टेंट विद द गवर्नमेंट डिसीजन टू बाई इट ओन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज, जो अप्रिशिएट होगी करेंसी लेकिन मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम में मैनेज किया जा सकता है, उसमें हो सकता है। कंपैरेटिवली सी इज अ बेटर ऑप्शन। फिर बोला विच पॉलिसी वुड बी असेस इन रिड्यूसिंग द डेफिसिट विद इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। कौन सी पॉलिसी बेटर है जो कि रिड्यूस कर सकते हैं बैलेंस और ट्रेड डेफिसिट। अगर देखो भाई, डेफिसिट को रिड्यूस करना है, इस पॉलिसी जो कहा जाता है इसको कहते हैं हम एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग भी कहते हैं, एक्सपेंडिचर डैम्पिंग पॉलिसी भी कहते हैं। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी से रिप्रेजेंट किया, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी में क्या होता है, टैक्सेस को आप बढ़ा देते हो और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर देते हो, जिसमें फिस्कल पॉलिसी यूज़ करते हैं। मैंने ये बात की जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, फिस्कल जो यूज़ कर रहे होते हैं, टैक्सेस को बढ़ाते हैं। मॉनेटरी में वी ऑलवेज इंक्रीज दी इंटरेस्ट रेट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। और मनी सप्लाई क्या करते हैं, हम कम करते हैं। तो टैक्सेस को बढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करते हैं। तो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट हाँ हो सकता है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई हमारा क्या होता है, कम होता है, तो हम मनी सप्लाई की बात नहीं कर सकते।
रिड्यूसिंग सब्सिडीज देना बंद कर, रिड्यूसिंग लेवल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं, तो बेटर ऑप्शन क्या है, ए इज़ द करेक्ट आंसर है। इंक्रीज करते हैं इंटरेस्ट रेट, आपके सामने बढ़ाया जाता है। आपके सामने ये जो एमसीक्यूज दिया हुआ है, इकोनॉमिक करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इज इन सरप्लस पे, द एक्सचेंज रेट इज इन रीवैल्यूड बाय द गवर्नमेंट एज्यूमिंग द मार्शल लंडन कंडीशन। आपके पास जो है आपका एक्सचेंज रेट जो है वो क्या हो गया, ऑब्वियसली बात है रीवैल्यू की तरफ चला गया। तो रीवैल्यू का मतलब एप्रिसिएशन होना, रीवैल्यू का मतलब एप्रिसिएशन होना, रीवैल्यूज लाइक एप्रिसिएशन होना, एप्रिसिएशन होता है तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास जे कर्व जो है वो क्या बनता है, बिल्कुल अपोजिट बनता है। जे कर्व ऐसे बनता है, एप्रिसिएशन होना तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा, मैंने बात की इफेक्टिव होगा, शॉर्ट टर्म में इफेक्टिव होगा, लेकिन लॉन्ग रन में इनइफेक्टिव होगा। लॉन्ग रन में क्या होगा, इनइफेक्टिव होगा, लॉन्ग रन में इनइफेक्टिव होगा मेरे पास। जे कर्व ऐसे बनता नहीं बनता, ये वाला जो जे कर्व है जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, डेप्रिसिएशन होता है तो ऑब्वियसली बात है हम जे कर्व बनाते हैं। हमारे पास जे कर्व क्या होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन होने से शॉर्ट टर्म में क्या होगा, इनइफेक्टिव होता है, शॉर्ट टर्म में इनइफेक्टिव होता है, लॉन्ग रन में इफेक्टिव होता है। लॉन्ग रन में हमारे पास टाइम पीरियड के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्या होता है, इफेक्टिव होना शुरू होता है, लॉन्ग रन में हमने बात की इफेक्टिव की तरफ जाता है। मैं बोल नेक्स्ट बोलता है व्हाट वुड कॉज इंक्रीज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब एक्सपेंड करना, एक्सपेंड टैक्सेस को क्या करना, कम करना, इन और गवर्नमेंट को क्या करना, अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करना। टैक्सेस कम करना और गवर्नमेंट को स्पेंडिंग को क्या करना है, कम करना है। व्हाट वुड इज लाइकली टू इंक्रीज इन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में जो इंक्रीज टैक्सेस कम करने से आपका क्या हो सकता है, मैंने बात की इंक्रीज टैक्सेस कम करना, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा। टैक्सेस कम होने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा। जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा तो ऑब्वियसली बात है कि एक्सचेंज रेट इंक्रीज करेगा नहीं, मनी सप्लाई नहीं लेंगे, रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं, तो बजट डेफिसिट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकता है। कंपैरेटिवली टैक्सेस कम है, गवर्नमेंट कम रेवेन्यू जनरेट करेगी तो गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है तो ऑब्वियसली बात है बजट डेफिसिट क्या होगा, इंक्रीज हो सकता है। गाइज आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी एमसीक्यूज में, आई होप सो सारे एमसीक्यूज क्लियर होंगे। तो प्लीज़ काइंडली डू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और यहाँ तक रखा है, ये था अक्टूबर नवंबर 19 का पेपर था, वेरिएंट 12